आज हम मुख्तसर अफसाने से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। नाम सुना है मुख्तसर अफसाने का कभी? क्या होता है मुख्तसर अफसाना? शॉर्ट स्टोरी को मुख्तसर अफसाना कहते हैं। वेरी गुड। शॉर्ट स्टोरी उर्दू के अंदर जो मुख्तसर अफसाना होता है उसे हम इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। शॉर्ट स्टोरी का उर्दू तर्जुमा है ये, ठीक है। पढ़ा है कभी कोई मुख्तसर अफसाना? किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मुख्तसर अफसाना है प्रेमचंद। नाम सुना है, नाम सुना है प्रेमचंद का अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जिसे हम बहुत मशहूर अफसाना कहते हैं। प्रेमचंद का 1908 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। तो मुख्तसर अफसाना जो है उसको जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारे जहन में ये बात पैदा होती है या हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि उसकी शिनाख्त क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो किस बात से दूसरी चीज़ से अलग है, तभी तो हम उसे पहचानेंगे ना। यानी वो कौन सी चीज़ें हैं या वो कौन सी खुसूसियात हैं जिनसे हम उस मुख्तसर अफसाने को दूसरी चीज़ों से, दूसरे असनाफ से अलग कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो होती है वो उसके फ़न से ताल्लुक़ रखती है। तो हम जब मुख्तसर अफसाने का फ़न पढ़ रहे हैं, फ़न मतलब आर्ट, मुख्तसर अफसाने का आर्ट क्या है, मुख्तसर अफसाना कैसे लिखा जाता है, क्या चीज़ है, उसकी कौन सी खुसूसियात हैं, उसकी कौन सी सिफ़ात हैं ऐसी लाजमी जो मुख्तसर अफसाने को फिक्शन की दूसरी असनाफ से अलग कर देती, ये मुख्तसर अफसाने का फ़न कहलाता है। तो आज हम इसी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। पहले हम देखते हैं कि मुख्तसर अफसाना जो है वो शॉर्ट स्टोरी का उर्दू तर्जुमा है। शॉर्ट मतलब छोटा, स्टोरी मतलब कहानी। तो मुख्तसर अफसाना क्या है? छोटी कहानी है, ठीक है ना। छोटी कहानी जो कि कम अल्फाज के अंदर लिखी जाती है। यूँ तो इसके मुख्तसर अफसाने से मुताल्लिक़ बहुत सारे मुफक्किरीन ने, बहुत सारे नाक़दीन ने अलग अलग राय दी हैं, लेकिन हम क्या है बहुत आसान अल्फाज के अंदर इसे समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें जल्दी उसको आसानी से समझ में आ जाए। हम इसको अगर आसान अल्फाज में लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे? मुख्तसर नसरी किस्सा। मुख्तसर नसरी किस्सा जिसमें एक भरपूर तासुर हो, भरपूर तासुर हो। ये हम आसान अल्फाज के अंदर इसकी तारीफ को समझने की कोशिश करेंगे। किसी ने नहीं लिखी ये तारीफ, किसी और की नहीं है, हम सिर्फ इसको आसान ज़बान के अंदर समझने के लिए हमने ये कुछ अल्फाज लिखे हैं, एक जुमला लिखा है। अल्फाज क्या मतलब? एक जुमला लिखा है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। देखो, एक तो आता है मुख्तसर। मुख्तसर का मतलब छोटा है ना। यानी ये है कि ये जो होता है मुख्तसर अफसाना वो छोटा होता है। इख्तिसार इसका लाजमी फ़न है। इख्तिसार बहुत ज़रूरी है। लाजमी मतलब बहुत ज़रूरी है। ये इख्तिसार के बगैर इख्तिसार ही होना चाहिए, यानी इसके अंदर बड़ा नहीं होता है, इसके अंदर ज़्यादा अल्फाज के अंदर कहानी बयान नहीं की जाती है। कम से कम अल्फाज के अंदर जो अफसाना निगार होता है वो कहानी को बयान करता है। चूँकि इसके अंदर क्या होता है, मुख्तसर अफसाने के अंदर ज़िंदगी के एक पहलू को पेश किया जाता है, ज़िंदगी का कोई एक रंग दिखाया जाता है, किसी एक वाक़े की बात की जाती है या किसी किरदार की एक सिफत को उभारा जाता है, तो क्या होता है कि इसलिए बहुत इख्तिसार के साथ लिखा जाता है। अलग अलग तासुरात को पेश नहीं किया जा सकता, अलग अलग रंग नहीं दिखाए जा सकते। जब एक ही रंग की बात हो रही है, जब एक ही पहलू की बात हो रही है ज़िंदगी के, तो फिर तो वो तो छोटा ही होगा, है ना, शॉर्ट में ही लिखा जाएगा। तो क्या होगा कि कम से कम अल्फाज के अंदर उसे लिखा जाता है, यानी ज़्यादा अल्फाज के अंदर उसे नहीं लिखा जाता। उसमें कोई गैर ज़रूरी बात नहीं होती, गैर ज़रूरी वाक़यात का उसके अंदर बयान नहीं किया जाता, और ना ही उसके अंदर किसी गैर ज़रूरी लफ्ज़ को लिखा जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है, उसका तासुर मजरूह होता है। इसलिए ये इसकी पहली शर्त क्या है? मुख्तसर। ठीक है, मुख्तसर अफसाना कैसा होगा? मुख्तसर होगा, तवील नहीं होगा। क्योंकि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मुख्तसर अफसाना होगा वो 6-7 सफ़ात का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, 8-9 से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो नॉवल होता है वो बड़ा होता है, उसके अंदर क्या होता है, 200-250 सफ़ात होते हैं, 300-350 सफ़ात भी उसके अंदर हो सकते हैं। तो वो उसके मुकाबले में क्या होता है, मुख्तसर अफसाना बहुत छोटा होता है। इसलिए हम इसके साथ क्या लफ्ज़ जोड़ते हैं? मुख्तसर। यानी इख्तिसार जो है वो इसकी बुनियादी सिफत है,
اس کی لازمی صفت ہے جس سے یہ پہچانا جاتا ہے. ہم نے کیا بات کی تھی کہ مختصر افسانے کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جن سے ہم مختصر افسانے کو پہچانتے ہیں, جو اسے آئیڈینٹی دیتے ہیں, جو اس کو ایک شناخت دیتے ہیں. تو پہلی بات کیا ہوئی؟ مختصر ہونا یعنی اختصار. اختصار اس کی بنیادی صفت ہے. پھر دوسرا لفظ کیا ہے؟ نثری. نثری کا مطلب نثر میں لکھا جاتا ہے, پروز میں لکھا جاتا ہے, نظم میں نہیں لکھا جاتا, شاعری میں نہیں لکھا جاتا. قصے تو منظوم بھی ہوتے ہیں, کہانیاں تو نظم کے اندر بھی لکھی جاتی ہے نا, مثنویاں ہے نا, مثنویاں نظم کے اندر لکھی جاتی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی تو کہانیاں ہوتی ہیں. اس میں بھی بادشاہ کا ذکر ہوگا, اس کے بیٹے شہزادے کا ذکر ہوگا, جن اور پریوں کی باتیں ہوں گی, یا پھر آج کے دور کی کہانی, آج کے انسان کی کہانی. زہر عشق دیکھ لو, مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی ہے زہر عشق, وہ آج کے انسان کی کہانی, اس میں بھی ایک کہانی ہے, لیکن کیا ہے وہ نظم کے اندر لکھی گئی ہے, منظوم کہانی ہے, اس لیے وہ مختصر افسانہ نہیں ہے. تو مختصر افسانے کی دوسری شرط کیا ہو گئی؟ نثر میں لکھا جاتا ہے. نثری قصہ ہوتا ہے یعنی نثر کے اندر لکھا جاتا ہے, نظم کے اندر نہیں لکھا جاتا, منظوم کہانی نہیں ہوتی ہے اس کی. تیسرا آتا ہے قصہ. قصہ کا مطلب کہانی, یعنی یہ ہے کہ مختصر افسانے کو کے اندر جب افسانہ نگار کسی بھی بات کو پیش کرتا ہے, کسی بھی بات کا بیان کرتا ہے, کسی بھی زندگی کے کسی پہلو کو بتاتا ہے, زندگی کے کسی رنگ کو بتاتا ہے, تو اس کو ایک دلچسپ کہانی کا رنگ دے کر کے پیش کرتا ہے. کہانی جو ہے وہ ہماری فطرت سے جڑی ہوئی ہے. ہمیں کہانی پڑھنا اچھا لگتا ہے, کہانی سننا اچھا لگتا ہے, بچپن سے ہمیں اچھا لگتا ہے. بچپن سے کیا, جب سے انسان پیدا ہوا تب سے کیا ہوا کہ جنگلوں کے اندر جاتا تھا, کہ جو وہ کرتا تھا کہ شکار کھیلتا تھا, تو کیا ہوتا تھا کہ واپس آ کر کے وہ اپنی باتوں کو اپنے گروپ میں سناتا تھا, ایک کہانی کا روپ دے کے. تو فطرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہانی ہماری. تو کیا ہے کہ جب وہ کہانی کا رنگ دے کر کے افسانہ نگار زندگی کی کسی حقیقت کو بیان کرتا ہے تو ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے, ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, ہمیں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے, ہمیں اس کو پڑھنا اچھا لگتا ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے, تجسس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسے پڑھیں. کہانی کو ہمیں پڑھنا, تو کہانی دونوں باتیں کرتی ہے. ایک طرف تو زندگی کے اتار چڑھاؤ سے بھی ہمیں واقف کراتی ہے, کہ زندگی کے تجربے بتاتی ہے, وہ جو افسانہ نگار کے تجربے میں ہے, جو افسانہ نگار کے مشاہدے میں ہے, وہ بھی ہمیں بتاتی ہے. اس نے زندگی کو کس طرح سے دیکھا ہے اس کا بھی ہمیں نالج دیتی ہے, اس کے بارے میں بھی واقف کراتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ افسانہ جو ہے وہ ہمارے دل بہلانے کا کام کرتا ہے نا, ہمیں اچھا لگتا ہے. تو اس لیے کہانی کے روپ میں لکھا جاتا ہے. افسانہ کیا ہے کہ زندگی کی بات کرتا ہے, زندگی کے اتار چڑھاؤ کی بات کرتا ہے, زندگی کی حقیقتوں کی بات کرتا ہے, لیکن کہانی کے روپ میں, ایک قصے کے روپ میں بات کرتا ہے. پھر کیا آتا ہے, جس میں ایک بھرپور تاثر ہو. اب یہ جو اتنی بڑی یہ جو جملہ ہے نا, یہ چھوٹا سا, جس میں ایک بھرپور تاثر ہو, یہ جو چیز ہے یہ افسانے کی بنیادی صفت ہے. ایک بھرپور تاثر یعنی تاثر, اس کا ریفلیکشن جو ہوگا وہ ایک ہی ہوگا. افسانہ پڑھنے کے بعد جو اثر ہمارے ذہن پر پڑا وہ کیا ہوگا, ایک ہی ہونا چاہیے, واحد ہونا چاہیے, جسے ہم اتحاد اثر کہتے ہیں. جو اس کی بنیادی خوبی ہے, جو اس کی بنیادی صفت ہے, جس کی وجہ سے یہ دوسرے فکشن کے دوسرے اصناف سے الگ ہوتا ہے. ناول بڑا ہوتا ہے, ناول کے اندر بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, بہت سارے کرداروں کے بارے میں بات کی جاتی ہے, بہت سارے رنگ زندگی کے دکھائے جا سکتے ہیں, تو اس میں بہت سارے تاثرات ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا جو تاثر ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. یعنی ہم نے جب افسانہ پڑھا تو افسانے کی شروعات جیسے کی ہم نے, اس کا عنوان پڑھا یعنی اس کا ٹائٹل پڑھا, اس کے ٹائٹل سے ہمارے ذہن پر جو اثر ہوا, اس کے جو ابتدائی جملوں سے ہمارے ذہن پر جو اثر ہوا, وہی آخر تک رہنا چاہیے. یہ اس کا اصول ہے افسانے کا, بنیادی اس کی صفت ہے, ٹھیک ہے نا, لازمی صفت ہے اس کی. جو مطلب یہ ہے کہ جو افسانہ نگار نے جس مرکزی خیال کو لے کر, جس سینٹرل آئیڈیا کو لے کر کے افسانے کو شروع کیا ہے, اس پر آخر تک پابند رہے, آخر تک اس پر پابند رہنا چاہیے. ہمارے ذہن میں اسے پڑھنے کے بعد دو تاثرات نہیں ہونے چاہیے, ایک ہی تاثر اس کا ابھرے گا ہمارے ذہن پر. جیسے مان لو, ہم ایگزامپل دے کر کے ہم اسے آسانی سے سمجھ لیں گے. اشرف شاد کا ایک افسانہ ہے, آپ کہاں سے ہیں. اس کا ٹائٹل کیا ہے, آپ کہاں سے ہیں. آپ کہاں سے ہیں, یہ ایک سوال ہے جو انسان کو اس کی آئیڈینٹی کے لیے پوچھا جاتا ہے. کہاں سے بلونگ کرتے ہو, کہاں سے ہو,
किस जगह से ताल्लुक है आपका, है ना, यही तो बात है ना, यही तो है आप कहाँ से हैं। तो अशरफ शाद का अफसाना जो है उसको जैसे उन्वान हम पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि इसमें कोई ना कोई ऐसी बात है जिससे कि किसी आदमी से पूछा जा रहा है, किसी आदमी के बारे में कोई ऐसी कहानी है जो कि उसकी जगह के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। तो उसके इब्तिदाई जुमलों से, उसके उन्वान से जो तासुर हमारे जहन पर हुआ वो हमारे क्या है, वो अफसाना धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाता जाता है। उसमें तासुर क्या दिया गया, उसका जो अफसाना निगार जो कहता है ना उसके अंदर वो क्या है, वो उस दर्द को उभारता है, वो दर्द जो कि एक इंसान का अपनी ज़मीन से बिछड़ जाने की वजह से, अपने मुल्क से, अपने वतन से बिछड़ जाने के बाद जो दर्द इंसान के दिल में होता है ना, उसको सियासी साजिशों की वजह से अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए, वो अपनी जगह से बिछड़ गया, बेजड़ के पौधे की तरह दूसरी जगह जाकर के रहने पर मजबूर हो गया, तो वो क्या करता है, इसका हीरो जो है वो सिडनी में रहता है अपने वतन से दूर, और गवर्नमेंट जो है वो उसको अलाउंस देती है, बेरोजगारी का अलाउंस, जिस पर उसकी ज़िंदगी गुजर रही है। तो उसे वो जो दुख था ना, वो दुख जो था उसके जहन पर इतना ज़बरदस्त था कि जब भी कोई नॉर्मल वे में उससे ये सवाल करता था आप कहाँ से हैं, तो वो उसके क्या जख्म हरे हो जाते थे, उसके दिमाग में फौरन ये आता था कि मैं तो, अब मेरा वतन तो मुझसे छूटा हुआ है, मैं तो वहाँ से बहुत दूर हूँ। तो ये जो एक भरपूर तासुर है ना, वो अफसाने की कामयाबी होती है, यानी उसकी इब्तिदा से लेकर के उसके अंजाम तक और ख़त्म होने के बाद भी हमारे दिमाग को अपनी गिरफ्त में रख ले। वो तासुर जो होता है वो क्या कहलाता है, वही इत्तेहाद असर या वहदत तासुर उसको कहते हैं हम, जो अफसाने की बुनियादी खूबी होती है, जो अफसाने की बुनियादी अफसाने का उसूल होता है, मुख्तसर अफसाने का, मुख्तसर अफसाने की बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या है, जिसमें एक भरपूर तासुर हो, तासुर एक ही होना चाहिए उसका, आगे समझ में ये बात। लेकिन हम ये देखते हैं कि अफसाना जो है अलग अलग, मैंने आपको कहा अलग अलग तारीफें की गई हैं उसकी, कहाँ से शुरू हुआ अफसाना, अफसाना हमारे यहाँ मगरिब से आया, मुख्तसर अफसाना जो है वो हमारे यहाँ मगरिब से आया है। हमारे यहाँ छोटी कहानियाँ लिखी जाती थी, लेकिन वो छोटी कहानियाँ जो थी वो क्या है कि वो फ़नी एतबार से उस मुख्तसर अफसाने के फ़न पर पूरी नहीं उतरती जो मगरिब से आया। मगरिब के अंदर 19वीं सदी की शुरुआत के अंदर वाशिंगटन अर्विंग ने स्केच बुक लिख करके इसकी शुरुआत की, लेकिन इसके जो उसूल हैं, जो जिन उसूलों की बात की थी वो की थी एड ग्रेलिन पू ने, उनका नाम था एड ग्रेलिन पू। इन्होंने जो है इसके उसूल बताए, नोट करते रहो भाई, इसके उसूल बताए अफसाने के लिए कि अफसाने के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें बताई उन्होंने, इसके ज़रिए भी हम अफसाने को समझ सकते हैं। उन्होंने पहला ये बताया कि इसके अंदर नुदरत होनी चाहिए। नुदरत किसे कहते हैं, नुदरत कहते हैं नएपन को, नुदरत होनी चाहिए, नयापन होना चाहिए, अनोखापन होना चाहिए, यानी जो अफसाना निगार जो कुछ भी जिस भी बात को पेश कर रहा है उसमें एक नयापन हो, तभी तो वो अपील करती है हमें, तभी तो वो हमें अच्छी लगती है, तभी तो हम अफसाना पढ़ते हैं। अगर नयापन नहीं होगा तो क्या होगा, हम अफसाना नहीं पढ़ेंगे, हमारा दिल नहीं चाहेगा उसे पढ़ने के लिए ना। हम चाहते हैं ना कुछ नया हो, इंसान की फितरत क्या है, इंसान की फितरत ये है कि वो कुछ नया ढूंढता है हर चीज़ के अंदर। तो जब उसे अफसाने के अंदर, कहानी के अंदर कोई नई बात मिलती है तभी तो वो अपील करती है। तो ये क्या है, पहला सिफत, पहली इसका उसूल क्या बताया उन्होंने कि उसमें नुदरत होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि उसके अंदर वो असलियत पर मुनहसिर होना चाहिए, असलियत पर मुनहसिर होना चाहिए, यानी ये है कि उसके अंदर असलियत पाई जाए, ख्याली बातें नहीं हो, तखय्युली बातें नहीं हो, बल्कि जिंदगी की हकीकत हो। अफसाने के अंदर, अफसाना जो है वो सबसे नई, सबसे नौवारिद सिंफ है फिक्शन की। तो उसमें क्या है कि उसमें ज़िंदगी की बात की जाती है, ज़िंदगी की हकीकत को बयान किया जाता है, इसलिए इन्होंने कहा ये असलियत पर
منحصر ہونا چاہیے, ڈیپینڈ ہونا چاہیے. یعنی اس میں اصلیت کی بات کی جانی چاہیے, زندگی سے قربت دکھانی چاہیے, زندگی سے فرار نہیں, تخیلی باتیں نہیں, جو سوچی سمجھی باتیں ہیں اس دنیا کی بات نہیں کرنی چاہیے جو کہ سوچی سمجھی دنیا ہے, جو ہمیں حقیقت میں نظر نہیں آتی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آتا ہے تیسرا ہم کیا کہتے ہیں, اس میں اتحاد تحریک ہونی چاہیے. اتحاد تحریک پر زور دیا انہوں نے. اتحاد تحریک کیا ہے؟ اتحاد تحریک کا مطلب ہے اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے, ایک واحد مقصد ہونا چاہیے. جب ہم نے اس کے لیے تاثر کی بات کی کہ اس میں ایک ہی تاثر ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افسانہ نگار جو بات پیش کر رہا ہے اس کا مقصد بھی ایک ہونا چاہیے. اس کے اندر چونکہ اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ کئی چیزوں کا بیان کر سکے, چھوٹا ہوتا ہے نا افسانہ, اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ مختلف رنگ دکھا دے زندگی کے, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک مقصد سامنے رکھنا پڑتا ہے. ایک مقصد جو اس کا لکھنے کا ہے, کیوں لکھ رہا ہے وہ افسانہ, اس نے کیوں لکھا, کس چیز سے متاثر ہو کر کے لکھا, اس کا جو ایک مقصد ہوگا وہی افسانے کا فن سے تعلق رکھتا ہے, افسانے کے آرٹ سے تعلق رکھتا ہے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مرکزی خیال کو, اس سینٹرل آئیڈیا کو دھیان میں رکھے جس کے تحت اس نے افسانہ شروع کیا ہے, اس تاثر کو دھیان میں رکھے جس کے تحت وہ, جس کو وہ قاری کے اوپر, قاری کے ذہن پہ طاری کرنا چاہتا ہے. مطلب قاری کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ وہ کس وجہ سے لکھا ہے, اس نے کون سے جذبے کے تحت, کون سا اثر ڈالنا چاہتا ہے وہ قاری کے اوپر. تو یہ کیا ہوتا ہے, اتحاد تحریک, یعنی اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں بہت سارے واقعات نہیں ہوتے ہیں افسانے کے اندر, مختصر افسانہ جو ہوتا ہے اس میں بہت سارے واقعات نہیں ہوتے کیونکہ اس میں گنجائش نہیں ہوتی. ہاں لیکن کچھ واقعات ہو سکتے ہیں, اور ان واقعات کے لیے کیا ہو رہا ہے کہ وہ سب اس مقصد کو ابھارنے کا کام کریں, اس مقصد سے الگ نہیں جائیں. دو مقاصد نہیں ہو سکتے, دو مقصد نہیں ہو سکتے, ایک ہی مقصد کو ابھارنے کا کام کریں. وہ اس طرح کام کریں کہ وہ ہمارا ذہن جو ہے بھٹکے نہیں, ایک ہی طرف رہے ہمارا ذہن, جو کہنا چاہتا ہے وہ اس کی بات کو ادھر ادھر نہ جائے, کیونکہ اس میں نہ تو کوئی غیر ضروری ہم الفاظ استعمال کر سکتے ہیں, نہ غیر ضروری ہم واقعات استعمال کر سکتے ہیں. افسانہ جو ہے وہ اختصار کا فن ہے, اختصار اور ایجاز جو ہے وہ اس کی لازمی خصوصیات ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک ہی مقصد ہے, ایک ہی تاثر ہے. ٹھیک ہے. جیسے مان لو, اس کو بھی ہم ایک ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں. ایک افسانہ ہے احمد صغیر کا, کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی, ایک افسانہ ہے. اس کے اندر جیسے ہم نے, اس کا عنوان ہے کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی, تو یہ کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی کہانی کی بات کر رہے ہیں وہ جو کہ لگاتار چل رہی ہے نا, کبھی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, یعنی آگے بھی چلے گی وہ. تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس میں پورے افسانے کے اندر انہوں نے اس مقصد کو باقی رکھا ہے کہ, اور وہ کہانی کائے کی بیان کرتے ہیں, وہ کلاس وار کی کہانی بیان کرتے ہیں. یعنی دو طبقے معاشرے کے اندر, سماج کے اندر دو طبقے, ایک طبقے کے پاس کچھ نہیں ہے, ایک طبقہ کم تعداد کے اندر ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے, جو مظلوم ہے, اور دوسرا طبقہ میجورٹی کے اندر ہے جس کے پاس سب کچھ ہے, اور اس کے پاس پاور بھی ہے, سیاسی پاور بھی ہے اس کے پاس وہ بھی ہے, مطلب پولیٹیکل پاور بھی ہے, اکنامیکل پاور بھی ہے اس کے پاس. تو وہ تو طاقت کے اندر ہے. اور دوسرا طبقہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے, تو ان دونوں میں کیا ہوتا ہے, معاشرے کے اندر, سماج کے اندر اسٹرگل ہوتا ہے, جدوجہد ہوتی ہے, کشمکش ہوتی ہے. تو مارا کون جاتا ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہے, جو کم تعداد کے اندر, جو مائنورٹی میں ہے, جو جس کے پاس کچھ نہیں ہے, جس کے پاس طاقت نہیں ہے. تو وہ اس کہانی کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ بہار کے, ویسے انہوں نے ایک گاؤں کی کہانی لی ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کہانی کے ذریعے وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ایسی کہانی ہمارے انسانی سماج کے اندر عام ہے. صرف اس گاؤں کی کہانی نہیں ہے یہ, بلکہ دنیا کے الگ الگ کونوں کے اندر, ہندوستان میں بھی اور ہندوستان کے باہر بھی یہ کہانی جو ہے وہ چل رہی ہے. آج میں یہ کہانی, انہوں نے آخر کے اندر کیا لکھا کہ آج میں یہ کہانی ختم کر رہا ہوں, لیکن جب تک میں یہ کہانی ختم کر رہا ہوں گا تب تک کوئی دوسرا گاؤں جل رہا ہوگا, کسی دوسرے گاؤں میں یہی کہانی دہرائی جا رہی ہوگی, پھر ان کو جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو مارا جا رہا ہوگا. تو یہ بات مطلب یہ ہے کہ اس مقصد کو دھیان میں رکھ کر کے انہوں نے پورا افسانہ لکھا. ہم نے کیا دیکھا کہ افسانے کے اندر, مختصر افسانے کے اندر ایک مقصد ہوتا ہے, ایک تاثر ہوتا ہے. آ رہی نہیں سمجھ میں بات.
फिर एडगर एलन पू ने ये बताए थे हमें उसूल, उनके जरिए हम अब मुख्तसर अफसाने को समझ रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, चौथा नंबर उन्होंने कहा कि इसमें जामियत होनी चाहिए। जामियत का मतलब होता है जामियत, यानी टोटलिटी होनी चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए अफसाना। देखो तुम लोगों ने गजल पढ़ी है, अफसाना जो है, मुख्तसर अफसाना जो है वो गजल के फन की तरह होता है। गजल का फन जो होता है उसमें क्या है, दो मिसरों के अंदर एक मुकम्मल ख्याल को पेश किया जाता है, एक मुकम्मल जज्बे को पेश किया जाता है। शायर जिस जज्बे से मुतासिर होकर के लिख रहा है वो अपने को दो मिसरों के अंदर लिखता है ना। तो इसी तरह एक छोटी जगह के अंदर एक मुकम्मल बात वो कहता है अफसाना निगार, वही इसके अंदर फन होता है। जैसे हमने पहले देखा था इख्तिसार और इजाज इसके अंदर होता है। तो क्या होता है, ये एक अपनी बात को वो मुकम्मल इसके अंदर बयान करता है। ये क्या है, बयान या नस्र की सिन्फ है, लेकिन इसके अंदर इख्तिसार होना चाहिए, जामियत होनी चाहिए। जो जो बातें एडगर एलन पू ने कही हैं वो सारी बातें जो है वो हमारे अफसाने को, मुख्तसर अफसाने को समझने में हमारी मदद करती हैं। इनके जरिए हम ये बात समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसके अलावा हम देखते हैं कि मुख्तसर अफसाना और क्या है। तो उसके अंदर और क्या बात आती है कि उसमें रब्त व तनासुब होना चाहिए। रब्त व तनासुब मतलब क्या होता है? रब्त व तनासुब, रब्त व तनासुब यानी उसमें मुनासिबत होनी चाहिए। उसमें क्या है कि इंसान वो अफसाना जो है, मुख्तसर अफसाने के जो मुख्तलिफ अज्जा हैं उनके अंदर रब्त होना चाहिए, वो उनमें ढीलापन नहीं होना चाहिए, झोल नहीं होना चाहिए, खला नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुख्तसर अफसाना छोटा होता है, कम जगह के अंदर अफसाना निगार को अपनी बात कहनी होती है, तो क्या होता है कि वो उसमें रब्त की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके लिए कहा जाता है मुख्तसर अफसाने के लिए कि वो एक कसी हुई चारपाई की मानियत होता है। यानी जैसे कसी हुई चारपाई में कसावट होती है ना, ढीला नहीं होती है, ढीली नहीं होती है, उसी तरह मुख्तसर अफसाना जो है वो फिक्शन की दूसरी असनाफ की बनिस्बत उसके कंपैरिजन के अंदर ये ज़्यादा इसके अंदर रब्त व तनासुब की ज़रूरत होती है, चूँकि वो छोटी जगह के अंदर, मुख्तसर जगह के अंदर कम किरदारों के साथ, कम वाक़यात के साथ अपनी बात कहता है, ज़िंदगी के किसी एक पहलू की बात कहता है। अगर उसने गैर ज़रूरी अल्फाज का इस्तेमाल किया, अगर उसने गैर ज़रूरी वाक़यात का इस्तेमाल किया, तो क्या होता है, झोल पैदा हो जाता है, उसके अंदर बीच बीच के अंदर खला पैदा हो जाता है और वो उसके फ़न को मजरूह करता है। इसलिए मुख्तसर अफसाने में रब्त व तनासुब ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसके फ़न से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी जिनके ज़रिए हम ये कहते हैं कि ये मुख्तसर अफसाना है, ये अगर इसके अंदर है तो ये मुख्तसर अफसाना है और ये नावल नहीं है, ये ड्रामा नहीं है। यानी हम दूसरी फ़िक्शन की दूसरी असनाफ से उसे अलहदा करके पहचान लेते हैं, उसको एक आइडेंटिटी देते हैं कि हाँ ये सिफ़ात अगर इसमें है तो ये मुख्तसर अफसाना कहलाएगा, पहचान जाएंगे हम उसको, है ना। मुख्तसर होगा, उसके अंदर एक तासुर होगा, एक तहरीक होगी उसकी, एक मकसद होगा उसका, उसके अंदर जामियत होगी, उसके अंदर रब्त व तनासुब होगा। ठीक है ना, ये चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर आती हैं। अब आते हैं मुख्तसर अफसाने के अज्जा। अज्जा की जब हम बात करते हैं, मुख्तसर अफसाने के अज्जा क्या है, अज्जाए तरकीब हम पढ़ते हैं ना, अलग अलग असनाफ की, चाहे वो शेरी असनाफ हो, चाहे वो नस्ली असनाफ हो, उनके अज्जाए तरकीब की बात करते हैं ना, तो हम मुख्तसर अफसाने के अज्जा की भी बात करते हैं, उसके जरिए भी हम मुख्तसर अफसाने को समझ सकते हैं। तो हम पहला क्या देखते हैं इसके अंदर, पहला आता है प्लॉट। देखो मुख्तसर अफसाना और नॉवेल जो है उसके हम इतने ही अज्जा होते, एक जैसे अज्जा होते हैं, मिलते जुलते अज्जा होते हैं। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट होता है वाक़यात की फ़नी तरतीब का नाम प्लॉट है। ठीक है ना, यानी उसके अंदर तसलसल होना चाहिए, जो वाक़यात हैं उनके अंदर एक फितरी तसलसल होना चाहिए, एक वाक़या दूसरे वाक़ये का लाजमी जुज़्व होना चाहिए। दूसरा कहते हैं वो किरदार। किरदार क्या है? किरदार जो होते हैं वो गैर जानदार भी हो सकते हैं, जानदार भी हो सकते हैं, यानी अफसाने के अंदर जो वाक़यात हैं उनको दिखाने का काम, आगे बढ़ाने का काम किरदार करते हैं, कहानी को पेश करने का काम किरदार करते हैं। तो लेकिन उसकी पहली खूबी क्या हो कि वो हकीकी हो, ज़माने और माहौल के हिसाब से हो।
ठीक है ना, ज़माने और माहौल के हिसाब से होना चाहिए। जिस ज़मान और मकान की कहानी पेश की जा रही है, किरदार उसी के हिसाब से होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो किरदार हैं, उन्हीं के अंदर क्या है कि उनके ज़रिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसको देखना चाहिए कि वो जिस तबके से ताल्लुक़ रखता है किरदार, उसी तबके के हिसाब से दिखाई देना चाहिए। किरदार क्या करता है, जैसे मान लो गरीब है तो उसको अफसाने के अंदर ऐसे ही दिखाना चाहिए कि वो गरीब ही नज़र आए। ऐसे नहीं कि उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, खूब इंग्लिश बोल रहा है, खूब उसके बड़े घर में रह रहा है, उसके बाद चमचमाती हुई गाड़ियाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी असलियत के करीब होना चाहिए। तो किरदार कैसे होना चाहिए, हकीकी नज़र आने चाहिए। किरदारों के जो जज्बात हैं उसकी सही तर्जुमानी अफसाना निगार को करनी चाहिए। जैसे मंटो हैं, बेदी हैं, इन लोगों ने क्या है, ये उसकी नफ्सियाती हकीकत को, किरदारों की नफ्सियाती हकीकत को बहुत अच्छी तरह समझते थे। एक छोटी से छोटी चीज़ को इन्होंने दिखाया कि वो उससे क्या हमें असलियत से करीब आ जाता है, ठीक है। फिर आते हैं मुकालमा। मुकालमा क्या होता है, डायलॉग यानी बातचीत। तो मुकालमा जो होता है, मुकालमे के जरिए हम किरदार का तारुफ कराते हैं। किरदार को हम देखते थोड़ी है अफसाने के अंदर, मुख्तसर अफसाने में दिखाई थोड़ी देता है, वो तो लिखा हुआ होता है ना। तो उसको क्या है, डायलॉग के जरिए हमें उसका तारुफ पता चलता है कि वो कैसा है। दो आदमियों ने बात की कि फला आदमी जो है वो आमिर है, मान लो आमिर उसका नाम है, आमिर बहुत अमीर है, उसके पास तो करोड़ों की दौलत है। अगर उसने ये कहा तो हमें पता चल गया कि वो आदमी आमिर जो है वो बहुत अमीर है। नहीं तो फिर क्या, उसको एक बड़े से पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना पड़ता कि भाई वो तो उसके पास इतना बड़ा घर था, उसके पास ऐसा था वैसा था, और इतनी गुंजाइश होती नहीं अफसाने के अंदर। तो क्या होता है, मुकालमे जो है वो हमें ये मदद करते हैं कि हम बहुत कम अल्फाज के अंदर किरदार को पहचान पाते हैं, किरदार को एक आइडेंटिटी दे पाते हैं। फिर आता है चौथा, उसका नुक्ते नज़र। किसका, अफसाने निगार। अफसाना निगार का जो नुक्ते नज़र होता है, यानी वो क्या कहना चाहता है, किस बात से मुतासिर होकर के उसने अफसाना लिखा है, ये उसका हर चीज़ का, वाक़े को देखने का, ज़िंदगी को देखने का एक नुक्ता नज़र होता है। तो वो उसको ये देखता है कि वो लेकिन क्या है, वो सीधे सीधे अल्फाज में बयान नहीं करता, बल्कि वो जो है किरदारों के ज़रिए, वाक़यात के ज़रिए या कहानी के ज़रिए, माहौल के ज़रिए, फ़िज़ा के ज़रिए उस बात को ज़ाहिर करता है कि नुक्ता नज़र जो होगा उसका वो उसके सामने आ जाता है, हमारे सामने आता है, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, उसका मकसद क्या है अफसाने को लिखने का, ठीक है। फिर आता है उसका मंजर निगारी। मंजर निगारी यानी किसी सीन को क्रिएट करना, किसी माहौल को बनाना, किसी फिजा की तख्लीक करना, ये मंजर निगारी भी उसका एक अहम जुज़्व है। तो मंजर निगारी के अंदर क्या होता है कि लेकिन किसी भी मंजर को दिखाने में, किसी फिजा को दिखाने के लिए उसका मकसद क्या होता है कि वो किरदार की सिफत को उभारता है, किरदार को किसी खास माहौल के अंदर वो कुछ करते हुए दिखाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसको, उसकी सिफत को उभार रहा है, उसकी सीरत को उभार रहा है, उसके मिजाज को उभार रहा है ना। तो ये इसके अज्जाए तरकीबी हो गए। इसकी टेक्निक जो होती है वो या तो वाहिद मुतकल्लिम में लिखा जाता है, यानी मैं के ज़रिए लिखा जाता है मुख्तसर अफसाना, या फिर वाहिद मुतकल्लिम गायब में लिखा जाता है, यानी वो के ज़रिए लिखा जाता है, उसने ये किया, उसने ये देखा। या फिर किसे हमाबीन मुसन्निफ, एक और एक टेक्निक होती है जिसमें किसी तीसरे आदमी के ज़रिए जो सबको एक साथ देख रहा है, उसके ज़रिए भी कहानी लिखी जाती है, मुख्तसर अफसाना लिखा जाता है। तो ये मुख्तसर अफसाने की फ़न और उसके अज्जाए तरकीबी हो गए। आया समझ में किसी को? ठीक से समझ में आ रहा है? हमाबीन मुसन्निफ का मतलब समझ में आया? हमाबीन मुसन्निफ का मतलब वो होता है कि एक मुसन्निफ जो है वो दूर से लोगों को देख रहा है, चाहे वो ऊंचाई से देख रहा है, चाहे वो दूर से देख रहा है, सबको देख करके वो सबके बारे में लिखता है। और जो वाहिद मुतकल्लिम होता है वो एक होता है, मैं के ज़रिए कहानी बयान करता है, यानी उसमें लेकिन ऑथेंटिसिटी बहुत होती है, मैं के ज़रिए, मैंने ये किया, आप बीती के अंदाज में पेश करता है। और जो वाहिद मुतकल्लिम गायब होता है वो के ज़रिए कहानी पेश करता है, यानी उसने ऐसा किया, उसने ये सब किया, ठीक है। तो ये था मुख्तसर अफसाने का फ़न और मुख्तसर अफसाने के ज़ायद।